गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे जो इंटरमीडिएट 2026 का फाइनल एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड का। तो उसके लिए हम पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको वीवीआई बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें हैं जो आपको हम बता दें। अगर आपको इस बोर्ड का जो है इस बोर्ड का आपको फोटो हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस फोटो को डाउनलोड कर लेंगे, बोर्ड का फोटो को, और वहां से आप अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखे बनाए, ठीक है। वो पिछले कुछ सालों का हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा तो ज़्यादातर देखें और देखकर ये लगा कि जो बिहार बोर्ड है वो अधिकतर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इंडियन पॉलिटिक्स से पूछ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछ रहा है भारतीय संविधान से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, नीति आयोग से, आपातकाल से, और कुछ क्वेश्चन जो पूछता है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पूछता है। तो हम लोग ने पिछले 5 साल 8 साल पहले का जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा तो और जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शन होते हैं, भारतीय संविधान का जो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं, बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ है। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इस बोर्ड का जो फोटो है आपको वो हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस बोर्ड का फोटो आराम से देख लेंगे और उससे आप अपना नोट्स बना लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से जो थी वो थी 7, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हो गए, ठीक है। 6 अधिकार रह गए। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 में है। कितने में है? अनुच्छेद 324 में है। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? तो जीएसटी जो लागू हुआ है 101वां संशोधन से लागू हुआ है, 101 संशोधन से लागू हुआ। इस चीज को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? तो संविधान का जो न्यायपालिका का जो भाग है वो संविधान के भाग 6 से संबंधित है। किससे है? भाग 6 से। जनता सरकार का स्रोत है, इसका सिद्धांत क्या है? तो जनसत्ता इसका सिद्धांत है। देखिए सरकार को कौन चुनते हैं? सरकार को चुनता है जनता, और जनता ही सरकार को अपने गद्दी पर, सत्ता पर बैठाता है, उसी को कहते हैं जनसत्ता, ठीक है। तो जनता सरकार का स्रोत है, इसका सिद्धांत है जनसत्ता, ठीक है। संसद का निचला सदन क्या कहते हैं? ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं। एक जैसे क्वेश्चन आएगा कि संसद में कितने सदन हैं, तो उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को और निचली सदन लोकसभा को। संविधान में कुल अनुच्छेद लगभग कितने हैं अभी वर्तमान में? तो 465 प्लस वर्तमान में है। अगर आ जाएगा कि संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, यानी कि जब शुरुआत हुई थी, संविधान जब बना था तो उस समय 395 थी, वर्तमान में जो है वो 465। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1950 में हुई है। सर्वोच्च न्यायालय को ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं जिसको सीजीआई बोलते हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली में है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। पॉलिटिकल साइंस पेपर में ये भारतीय संविधान और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मतलब इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो भारतीय संविधान हो जाए, चाहे आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो जाए, चाहे आपको आपातकाल हो जाए, नीति आयोग हो जाए, जेपी आंदोलन हो जाए, चिपको आंदोलन हो जाए, ठीक है ना। ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है।
चाहे आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो हम लोग भाग 1 में पढ़ते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो तो है ही, लेकिन बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स से, ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको 100 में से मान के चलिए कि आपको 35 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो है आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पूछ रहा है बिहार बोर्ड, और बाकी 65 मार्क्स जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स से ही पूछ रहा है। इसलिए हम लोग को ज़्यादातर फोकस अभी इंडियन पॉलिटिक्स पर करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। नन की शुरुआत किस काल में हुई? तो देखिए एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं कि नन का जो फुल फॉर्म है, नन का जो फुल फॉर्म है वो है आपको नन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। नन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। नन की शुरुआत किस काल में हुई? तो देखिए नन की जो शुरुआत हुई वो हुई आपको शीत युद्ध काल में। हुआ क्या कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में, और दूसरा जो हुआ 1939 से 1945 में। अब फिर ये दोनों 45 में क्या किया, यानी दोनों गठबंधन यूएसएसआर और अमेरिका जो है ये लोग 1945 में लड़ना शुरू हो गया। 1945 में लड़ना शुरू हो गया। कौन सा लड़ाई? शीत युद्ध की लड़ाई। शीत युद्ध की लड़ाई लोग शुरू हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वार, ठीक है। 1945 में ये लोग लड़ना चालू हो गए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नन की शुरुआत किस काल में हुई? तो नन की शुरुआत जो हुई शीत युद्ध काल में हुई थी, ठीक है। सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो शांतिपूर्ण सा अस्तित्व। पंचशील में जो था वो इस गुटनिरपेक्ष में पंचशील सिद्धांत बना था। इसमें यह कहा गया था कि हम लोग को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना बॉर्डर पे अपना सिक्योरिटी अपना सम्मान तरीके से रखना है, अपना जो किसी देश के साथ बातचीत है वो शांतिपूर्वक करना है, बल का हथियार का ये सब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो आजाद भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को कहा जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पिता, ठीक है। क्वेश्चन बदल कर आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? तो भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता है, ठीक है। नम का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो नम का प्रमुख लक्ष्य था वो था विश्व में शांति। एक्चुअली हुआ क्या था कि देखिए एक तरफ जो है यूएसएसआर और एक तरफ जो है अमेरिका, ठीक है, ये लोग दोनों एकदम लड़ रहा है तो लड़ रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से ये लोग लड़ रहा था, किसी की सुनना नहीं है, ठीक है। ये लोग दोनों लड़ाई हो रहा था, 45 से 91 तक लड़ाई चला शीत युद्ध की, और ये लोग बहुत बुरी तरह से लड़ा, जिसमें जान माल का भी नुकसान हुआ, पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, और मिला कुछ नहीं। सिर्फ इसकी लड़ाई थी कि पूरे विश्व में किसका वर्चस्व कायम होगा। तो ठीक है, अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूएसएसआर रसिया आज बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं ना है, ठीक है। रसिया से बहुत सारे देश हट गए, उनसे निकल गए यूएसएसआर से, लेकिन आज भी रसिया अमेरिका के साथ टक्कर का है, ठीक है। उस समय हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन किए। तो समझिए आप कि जब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहा था, दो महाशक्तिशाली देश आपस में लड़ रहे थे, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 14 साल बाद ही 1961 में एक गुट बना लिए जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो 14 साल में भारत इतना मजबूत हो चुका था कि एक गुट बनाकर और पूरे विश्व में जाकर इस बात को कि दुनिया को शांति की नज़र से चलाए। और भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक नारा था कि स्वतंत्र विदेश नीति,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य था कि स्वतंत्र विदेश नीति, यानी कि किसी के दबाव में आकर काम हमको नहीं करना है, हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे। हम चाहते हैं खुला व्यापार हो पूरे विश्व में और किसी के दबाव में व्यापार ना हो। तो खुली विदेश नीति का सपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य यही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था स्वतंत्र विदेश नीति। ठीक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारा देश जो है, अगर हमें आज पेट्रोल चाहिए तो हम जब रसिया से लेते हैं तो अमेरिका क्या बोलता है कि अगर आप रसिया से तेल लेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ जो है 500 गुना 1000 गुना बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरह का धमकी अमेरिका देता है हमेशा। ठीक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, यूएसएसआर अमेरिका, ठीक है, लड़ रहे थे, पूरा शीत युद्ध चल रहा था आपस में, तो 47 में ही देश आज़ाद हुआ है और 14 साल बाद ही 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने पूरी दुनिया में जो है विश्व शांति का प्रस्ताव लेकर गए। तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि उस समय भारत कितना विकासशील देश था, है ना, कितना विकास कर रहा था तेज़ी से। मतलब कि शीत युद्ध चल रहा, उस बीच जो है वो शांति की बात कर रहे थे, पूरे विश्व में शांति की बात कर रहे थे। और उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत अकेले था, उसके साथ और भी लोग थे, 25 देश थे। ठीक है, धीरे धीरे जिसमें यूगोस्लाविया, मिस्र वगैरह ये लोग सब शामिल थे। आज धीरे धीरे 120 देश हो गए हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो ध्रुवीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो दो ध्रुवीय युद्ध जो हुआ वो हुआ यूएसएसआर और अमेरिका के बीच हुआ। एक क्वेश्चन और आता है कि सर पहली दुनिया और दूसरी दुनिया क्या है? तो पहली दुनिया कहते हैं अमेरिका को, क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका में, पूरे विश्व में जो है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, और सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहलाने लगा। अब तीसरी दुनिया क्या है? तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया आपस में लड़ रहे थे और तीसरी दुनिया जो उभर कर आया था वो भारत उभर कर आया था। कैसे उभर कर आया था? 47 में आज़ाद हुआ, 61 में एक गुट बनाया जिसका नाम रखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व में शांति की बात कर रहे थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो शांति की बात कर रहे थे और शांति का प्रस्ताव लेकर पूरे विश्व में उस घूमे। ठीक है, तो इससे पता चलता उस समय भारत की स्थिति और भारत का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी दुनिया शब्द संबंधित किससे है? तो विकासशील देश से। भारत तरक्की कर रहा था, अच्छा खासा विकास कर रहा था। कोरिया युद्ध में भारत की भूमिका क्या थी? तो कोरिया युद्ध में भारत की भूमिका जो थी वो शांति दूत की भूमिका थी। नम कब कमजोर हुआ? तो शीत युद्ध जब समाप्त हो गया 1991 में, तो नम धीरे धीरे जो है गुटनिरपेक्ष जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया समय के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपातकाल, नीति आयोग और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर किए, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उसको कवर किए। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, 1975 में जब आपातकाल लगा, क्यों लगा था? क्योंकि इंदिरा गांधी जो है अपने ही पार्टी, अपने ही गुट में जो है कांग्रेस में बहुत फूट हो गया था और एक साइड से जेपी आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, उससे इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, और तीसरी तरफ से क्या था कि इंदिरा गांधी जो चुनाव रायबरेली से लड़ी थी, तो रायबरेली से लड़ी थी, तो कोर्ट उनके चुनाव को अमान्य कर दिया था। बोला था कि नहीं, आपने चुनाव जो है सही ढंग तरीके से नहीं लड़ा है, चुनाव लड़ने में आपने सरकारी पैसा का यूज़ किया है। सरकारी पैसा का यूज़ मतलब हो गया जो टेंट लगाने में, जो बाजा वगैरह लगाने में, इन सब में जो खर्च होता है वो पार्टियों का होता है। पर इंदिरा गांधी ने पार्टियों का ना कर सरकारी खजाने से उस पैसे को खर्च किया था, जिसके कारण कोर्ट जो है उनके चुनाव को जो है अमान्य घोषित कर दिया था। और एक इल्ज़ाम कोर्ट और लगाया था कि आप जो है चुनाव जीती है वो चुनाव आयोग के मिली भगत से जीती है, इसलिए उनका चुनाव रद्द कर दिया था कोर्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है इंदिरा गांधी एकदम परेशान हो गई थी। तो परेशान हो गई तो अब देखें कि मेरा गद्दी जाने वाला है, तो उन्होंने क्या किया 1975 में कि उस समय के राष्ट्रपति जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक, उनसे जाकर मिली
और मिलकर बोली कि देश में जो है आपातकाल पर विचार हुआ और अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया और 1975 से 1977 तक आपातकाल चला। और जब चुनाव फिर हुई तो उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हुई, बहुत बुरी तरह हार हुई। ठीक है, जनसत्ता पार्टी की सरकार बनी उसमें। ठीक है, जनसत्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार वो चली नहीं, गठबंधन की सरकार थी, सरकार चली नहीं और फिर से चुनाव हुआ 1980 में और उस समय कांग्रेस जो है बहुत ही मजबूत तरीके से 1980 में फिर से कमबैक की। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आपातकाल हटाने वाला संशोधन तो 1978 में 44वां संशोधन हुआ। ठीक है ना, उसी में 44वें संशोधन में जो है आपातकाल हटाने वाला संशोधन हुआ था। आपातकाल का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? तो आपातकाल में लोकतंत्र कमजोर हो गया, सरकार जो है आम जन से भी बहुत सारा पावर छीन लिया गया। ठीक है, और मीडिया की आज़ादी छीन ली गई। तो इस तरह से धीरे धीरे लोकतंत्र बहुत कमजोर हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है नीति अनुसंधान और मार्गदर्शन। इसको समझते हैं क्या है नीति अनुसंधान और मार्गदर्शन। यह होता क्या है कि नीति आयोग जो है पूरे देश का डेटा इकट्ठा करती है, हर जगह का जो है कहाँ क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या है, शहर में क्या समस्या है, लोगों की क्या परेशानी, इन सब चीज़ों का डेटा इकट्ठा करता है और उस पर एक नीति बनाता है। ठीक है, और उस पर एक नीति बनाता है और उस नीति को बनाकर सरकार के आगे पेश करता है और पेश करने के बाद सरकार उस पर विचार विमर्श कर एक योजना लाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मार्गदर्शन। एक योजना लाता है और उस योजना को जो है पूरे देश में लागू होता है। तो ये नीति आयोग का काम है कि किस पूरे शहर का, हर जगह का, देश में क्या समस्या है उसको, उसका डेटा इकट्ठा कर एक नीति बनाना और सरकार को देना और उसके बाद एक योजना सरकार की ओर से लाना। ठीक है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? स्वायत्त संस्था है। आर्थिक नीति किसके अधीन होता है? तो आर्थिक नीति जो होता है वो होता है नीति आयोग के अधीन होता है। ठीक है, IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF किससे संबंधित है? क्वेश्चन आएगा कि IMF किससे संबंधित है? तो IMF अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका ही IMF को चलाता है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? IMF का फुल फॉर्म आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करता है? IMF का काम क्या है? तो IMF का काम ये है आर्थिक सहायता देना, यानी किसी देश के पास पैसे की कमी है। ठीक है, देश चलाने के लिए, जैसे ज़्यादातर देश चलाने के लिए पैसे की कमी किसको होती है? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान बार बार IMF की ओर जाता है, IMF टहलाते रहता है पाकिस्तान को। ठीक है, जल्दी देता नहीं है पैसा। तो करता क्या कि बार बार जाएगा व्हाइट हाउस। ठीक है, जी हुजूरी होता है प्रेसिडेंट से, अमेरिका के प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो उसके बाद लोन दी जाती है। तो भारत को भी ज़रूरत पड़ता है तो IMF से लेता है। लगभग बहुत सारे देश IMF से लोन लेते रहते हैं। ठीक है, तो IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। IMF को चलाता कौन है? तो अमेरिका चलाता है। ठीक है, मानव अधिकार की घोषणा कब हुई? तो मानव अधिकार की घोषणा 1948 में हुई। भारत में कब हुई? 1993 में। ठीक है, भारत में इसका संस्था 1993 में बना। COP कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सैन्य गठबंधन देख लेते हैं, सैन्य गठबंधन किसका है? तो सैन्य गठबंधन आपको नाटो है। नाटो में तुर्की उर्की ये लोग सारे लोग हैं। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो के साथ आपको सीटो है, सेंटो है। नाटो किसका है? तो अमेरिका का है। ठीक है, और एक और है, सीटो है, सेंटो है। ये लोग किस देश का है? तो अमेरिका का ही है। और उसके जवाब में कौन वारसा लाया? कौन लाया वारसा संधि? तो वारसा संधि सोवियत संघ लाया। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, वारसा संधि किसका है? सोवियत संघ का है। ठीक है, और एक चीज़ कि किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स से हो गए, चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हो गए, किसी भी भाग 1 से या भाग 2 से, इंडियन पॉलिटिक्स से हो गया या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हो गया, किसी भी चैप्टर से हो गया, चाहे भारतीय संविधान से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, आपातकाल से, नीति आयोग से, या और भी किसी भी तरह का चैप्टर जो
किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर पर अगर आपको कोई पूरा वीडियो चाहिए सब्जेक्टिव वाइज या ऑब्जेक्टिव वाइज, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इस बात को अगर किसी भी तरह का आपको किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए, पॉलिटिकल साइंस से किसी भी चैप्टर पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अगर उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में संक्षेप में दे देंगे, पूरे डिटेल्स में दे देंगे, तो आप लोग के लिए एक उपहार है जो दी जाएगी, जो उपहार आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में संक्षेप में बताएं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है और क्यों हुआ, ठीक है। इसका अगर आप लोग संक्षेप में जवाब दे देंगे तो आपको एक उपहार मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।